बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी ये फोर्थ क्लास है और आज हमने कुछ, अगर आपको याद हो, फर्स्ट क्लास में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स किए थे, फिर सेकंड में हमने अच्छा खासा टॉपिक कवर किए, फिर मोल्स भी हमने कर लिया लास्ट क्लास के अंदर। और अब जो है मैंने यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और मेरे ख्याल से एनर्जेटिक्स, ये 4 टॉपिक्स के यहाँ मैंने ऐड किए हैं टॉपिक्स। ठीक है, तो आज हम उसके एमसीक्यूज करने वाले हैं। ठीक है भाई बच्चों, चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमें सॉल्व करना है। जस्ट लुक एट ओवर हियर बच्चों। द क्वेश्चन इज आयरन 2 आयंस रिएक्ट्स विद क्लोरीन। ठीक है, उसने इक्वेशन आपको दी है। आयरन 2 आयंस क्लोरीन से रिएक्ट कर रहे हैं, आयरन 3 बन जाते हैं और क्लोराइड बन जाता है। ठीक है, सवाल पूछ रहा है क्या है, गौर से ये देखना है। सवाल पूछ रहा है which statement about this reaction is correct। इस रिएक्शन के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है, ये पूछ रहा है आपसे वो। तो देखो भाई, ये जब भी आप रिडॉक्स रिएक्शन आपके पास आए तो आपने क्या कर लेना है, सबसे पहले तो आपने यहाँ देख लेना है कि कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सब आपने चेक कर लेना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो नंबर्स होते हैं इनकी तरफ आपने देखने की जरूरत नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं, ये बैलेंसिंग के लिए यूज होते हैं, तो इनको आप ना देखें। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास 0 है, बाकी सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपके पास गिवन है। सो +2 से +3 आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है। सो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडेशन, एंड ये हो रही है आपके पास 0 से -1 डिक्रीज, सो दिस इज रिडक्शन। जो ऑक्सीडाइज्ड होता है वो होता है आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूस्ड होता है वो इटसेल्फ होता है आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आप आराम से क्या कर सकते हैं, आप आराम से कंप्लीटली इस क्वेश्चन को समझ भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए। पार्ट ए सेइंग क्लोरीन इज रिड्यूस्ड बाय आयरन। क्लोरीन रिड्यूस हुआ है, यू कैन सी दिस, क्लोरीन इज रिड्यूस्ड, तो बात तो ठीक है, रिड्यूस हुआ है। और रिड्यूस कराया किसने होगा भाई, बराबर वाले ने कराया होगा, तो आयरन 2 ने कराया, ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लोरीन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, भाई क्लोरीन रिड्यूसिंग एजेंट है, नो दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप देख सकते हैं ऊपर। आयरन 2 आयंस आर रिड्यूस्ड, आयरन 2 आयंस ऑक्सीडाइज्ड हुए हैं, रिड्यूस नहीं हुए हैं। आयरन 2 आयंस आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नो दे आर रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप देख सकते हैं कि तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली द राइट आंसर वी हैव। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपके पास। अच्छा भाई, सैयद के नाम से जैन कोई बच्चा है, उसको ऐड कर लेना बेटे मदी। चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव राइट नाउ इज इन विच रिएक्शन इज नाइट्रिक एसिड एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बच्चों, जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात आ जाए ना, तो आपको याद रखना है कि वो सब्सटेंस जो खुद रिड्यूस्ड होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सिंपल इज दिस, जो सब्सटेंस खुद रिड्यूस्ड होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहा है तो ये पूछना चाह रहा है कि इस इक्वेशन में कौन सी इक्वेशन ऐसी है जिसमें नाइट्रिक एसिड रिड्यूस हो रहा है, नाइट्रिक एसिड कौन सी इक्वेशन में रिड्यूस हो रहा है, बस आपने वो बताना है। सिंपल इज दिस। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ कॉपर है 0, यानी कि न्यूट्रल है, एलिमेंटल फॉर्म में है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0। यहाँ देखें एक नाइट्रेट होता है -1, तो 2 नाइट्रेट होगा -2, तो इसका मतलब ये कि कॉपर होगा यहाँ पर 2+। तो कॉपर हो गया यहाँ पर ऑक्सीडाइज, क्या हो गया भाई, ऑक्सीडाइज। ठीक है भाई, तो जो ऑक्सीडाइज होता है वो क्या होता है आपके पास, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, नाइट्रिक एसिड को आपको देख लें, अगर अगर आप नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं तो नाइट्रिक एसिड ने कॉपर को ऑक्सीडाइज कराया होगा। कॉपर जो ऑक्सीडाइज हुआ है वो किसकी वजह से हुआ होगा, बराबर वाले रिएक्टेंट की वजह से। तो नाइट्रिक एसिड ने कॉपर को ऑक्सीडाइज्ड कराया होगा, तो नाइट्रिक एसिड यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर आपको नहीं यकीन आ रहा तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, HNO3 इज इक्वल्स टू 0। H का चार्ज होता है +1, N का हम निकाल लेते हैं, और ऑक्सीजन का होता है -2, एंड वी हैव राइट नाउ 3 ऑक्सीजन, सो इट वुड बी लाइक दिस। तो ये हो गया -6, उधर जाके +6, और ये +1 वहां जाके -1, तो इट वुड गिव यू +5। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है नाइट्रोजन की, यहाँ देखें आप +5, और यहाँ आपके पास है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो अगर आप इसको देखते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 0 एंड ईच ऑक्सीजन इज -2, सो वी हैव 2 ऑक्सीजन, सो -4 उधर जाके हो गया आपके पास +4। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +4, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +5, सो यू कैन सी दिस कि ये हुई है रिड्यूस। ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ है तो ये हुआ है रिड्यूस। तो जो रिड्यूस होता है वो इटसेल्फ क्या होता है आपके पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो यहाँ पर इस वक्त नाइट्रिक एसिड है।
और दूसरा आप ये देख सकते हैं दिस इज बेस एंड दिस इज एसिड, एंड एसिड और बेस का रिएक्शन कभी भी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है। कार्बोनेट्स आर आल्सो वीक बेस एंड एसिड और बेस का रिएक्शन कभी भी redox नहीं होता है। This is also acid and base reaction, so this is not a redox reaction. Keep remember, neutralization reactions कभी भी आपके पास redox नहीं होते, thermal decomposition कभी भी redox नहीं होते, precipitation methods कभी भी redox नहीं होते। तो ये 3 टाइप के रिएक्शंस हमारे सिलेबस में है, precipitation और न्यूट्रलाइजेशन और साथ में थर्मल डिकम्पोजिशन। दीज आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है भाई, हाँ ठीक है। कॉपर ऑक्साइड, देखें ये नाइट्रिक एसिड के साथ जो रिएक्शन लिखा हुआ है ना फरवा बेटे ये कॉन्सेंट्रेटेड के साथ लिखा हुआ होगा। ठीक है, हमने जो हमारे सिलेबस में पढ़ा है कि कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव मेटल, इट कैन नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स, तो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता। देखिए यहाँ पर 4 HNO3 के मॉलिक्यूल्स हैं, इसका मतलब ये है कि कॉन्सेंट्रेटेड उसने यूज किया होगा कॉपर के साथ रिएक्शन कराने के लिए। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड के साथ रिएक्शन हो सकता है। और आप देखें कि ये बेसिक पैटर्न को भी फॉलो नहीं कर रहा है। बेसिक पैटर्न क्या होता है, मेटल जब एसिड के साथ मिलते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है, लेकिन यहाँ पर क्या बना हुआ है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बना हुआ है। इसी वजह से हम इसको आपको एसिड प्लस मेटल के अंदर नहीं पढ़ाते हैं, वरना आप बोलेंगे सर ये तो हमारे बेसिक पैटर्न से ही जो है ना डेविएट कर गया, तो इसलिए हम इसको नहीं पढ़ते हैं कॉन्सेंट्रेटेड वाले को, हम डाइल्यूट वाले की बात करते हैं। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, व्हिच चेंज इन्वॉल्व रिडक्शन। देखो इस तरह के सवाल जब भी आपके पास आएंगे, आपने हमेशा इसको इस तरीके से सोचना है। ये कह रहा है व्हिच चेंज इन्वॉल्व रिडक्शन, आपने रिडक्शन को देखना है यहाँ पर। ठीक है, फॉर सपोज कभी कभार वो नॉट भी यूज कर लेता है, तो वो अगर बोलेगा व्हिच चेंज डज नॉट इन्वॉल्व रिडक्शन, तो आप बोलेंगे यार रिडक्शन नहीं हो तो मतलब ऑक्सीडेशन हो। तो इस तरह से आपने सोचना होता है। ठीक है, अभी देखें बड़ा सिंपल है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, यानी कि CaCO3 कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड, एंड कॉपर जो है आपके पास ब्रास में कन्वर्ट हो गया, एंड ब्रास इज मिक्सचर, तो दिस इज नॉट अ कंपाउंड। तो भाई जब कंपाउंड ही नहीं बना तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ होगा, तो दिस इज नॉट द राइट आंसर। इथीन आपके पास पॉलीइथीन में कन्वर्ट हो गया, एंड दिस इज ऑल्सो यू कैन से दैट C2H4 C2H6 में कन्वर्ट हो गया, यानी हाइड्रोजन ऐड हो गया। तो हाइड्रोजन आपके पास यहाँ ऐड हो गया, साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इथीन टू पॉलीइथीन जो है आपके पास अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में तो हमने दिखा दिया है C2H4, बट इथेन नाम के जैसे, लेकिन ये एक्चुअल में होता कैसा ही, एक्चुअल में ऐसा होता है C2H4 ही होता है, बस यहाँ पर और यहाँ पर आपके पास बॉन्ड लग जाता है। सो इसमें भी कोई चेंज यहाँ पर नहीं आ रहा है। यहाँ अगर आप देखें तो इट इज सैंड SiO2, और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, सिलिकॉन में। तो अगर आप इसको देखते हैं तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, जबकि यहाँ पर एक ऑक्सीजन -2 है, तो ये -4 हो गया, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। तो +4 से सिलिकॉन 0 पे चला गया, यानी कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। जब आपके पास डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो उसको बोलते हैं हम रिडक्शन। द राइट आंसर फॉर दिस MCQ इज डी। ठीक है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट थर्मल डीकंपोज हो रहा है, तो थर्मल कंपोजिशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिडॉक्स, तो पहला वाला आंसर नहीं हो सकता। कॉपर से ब्रास में कन्वर्जन हुई है, तो आपके पास कभी भी मिक्सचर तो कंपाउंड ही नहीं होते, तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होने का मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता। इथीन से पॉलीइथीन बन गया है, यानी कि आपके पास डबल बॉन्ड डेफिनेटली टूट गया है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइंट हो गए हैं, इस वजह से आप कह लें कि हाइड्रोजन ऐड नहीं हुआ, इथेन नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चे इसको इथेन समझ सकते हैं, इसको C2H6 बना सकते हैं, डबल बॉन्ड टूट गया तो 2 हाइड्रोजन लगा दें, बट ऐसा नहीं है, हाइड्रोजन नहीं लगा सकते हम इसके अंदर, C2H4 ही कंसीडर होगा। हाँ, डबल बॉन्ड टूट गया क्योंकि बराबर वाले मॉलिक्यूल से ये ज्वाइंट हो गया है। ठीक हो गया, तो आपको याद रखना है भाई कि 3 रिएक्शंस रिडॉक्स नहीं होते, वो पेपर में बहुत आते हैं, तो उसके लिए ध्यान में रखना है कि ये रिडॉक्स नहीं है, जैसे कि अभी नीचे और आ रहे हैं। उसके अलावा 2 टेस्ट हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट या पोटेशियम मैग्नेट 7 आप यूज कर सकते हैं किसके लिए, टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग एजेंट के लिए। उल्टा है, ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है KMnO4, और वो रिड्यूसिंग एजेंट को चेक करने के लिए यूज होता है, और पोटेशियम आयोडाइड खुद रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को चेक करने के लिए यूज होता है। ठीक है, एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट ये आ गया, इज इट reducing agent? No, this is itself oxidizing agent. ये oxidizing agent है, this is used to check reducing agent, ये reducing agent को check करने के लिए use किया जाता है, this is used to check, or you can say that this is used to test the reducing agent itself ही oxidizing agent, ये बात आपने याद रखनी है। तो जो itself oxidizing agent होता है वो होता क्या है, वो reduce होता है, ठीक है ना।
वो होता क्या है, वो खुद रिड्यूस होता है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो रिड्यूस होता है, जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। तो दे आर आस्किंग व्हेन इट इज एडेड टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड एक्स द कलर ऑफ द टेस्ट रिएजेंट चेंजेस। अब क्या कलर चेंज होगा, वी नो दैट KMnO4 is purple in color, so it definitely changes its color from purple to colorless। तो या तो राइट आंसर ये होगा या तो राइट आंसर ये होगा, ठीक है। द कलर चेंज शोन शोज दैट एक्स इज, अब जाहिर सी बात है आपके पास जो पोटेशियम मैग्नेट है वो क्या है आपके पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो इसके साथ ये रिएक्शन कर रहा है एक्स के साथ, एक्स क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो इटसेल्फ क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो आप कहेंगे कि वो ऑक्सीडाइज हो गया होगा, और इसको ऑक्सीडाइज किसने कराया होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने, जो कि आपने ऐड किया है। तो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस MCQ। इस तरह के भी क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने के लिए मिलेंगे बच्चों। When it is added to an aqua solution of compound X, the color of the test reagent changes from purple to colorless, and this color change shows that X आपके पास क्या है, X reducing agent है, तो डेफिनेटली ऑक्सीडाइज होगा बच्चों, ऑक्सीडाइज ही होगा, सी आंसर है, डी आंसर नहीं है इसका, ठीक है भाई। चलें क्वेश्चन नंबर 5, इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन एंड आयरन कंपाउंड्स आर शोन। अब देखें आपके पास एसिड के अंदर मेटल डाला गया है, तो डेफिनेटली ये रिडॉक्स रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। और क्योंकि मेटल यहाँ पर आप देखें आयरन का चार्ज, जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो एक्चुअली उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है, तो यहाँ +2 है और यहाँ +3 है, तो वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, तो ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ देखें आयरन सल्फेट के अंदर आपने मैग्नीशियम डाला है, तो दिस इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एक एलिमेंट डिस्प्लेस कर रहा है एक एलिमेंट को, तो ये भी रिडॉक्स हो सकता है। बट ये नहीं हो सकता, आप देखें दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो प्रेसिपिटेशन मेथड्स आर नॉट रिडॉक्स, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये कौन सा मेथड है भाई, ये प्रेसिपिटेशन मेथड है। प्रेसिपिटेशन मेथड कैन नेवर बी रिडॉक्स, कभी भी रिडॉक्स नहीं होता है। न्यूट्रलाइजेशन कभी भी रिडॉक्स नहीं होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन कभी भी रिडॉक्स नहीं होता है। तो वी हैव राइट नाउ 3 रिएक्शंस जो कि यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शंस हैं। इज दैट क्लियर बच्चों? यस सर, क्लियर। यस सर। चलें भाई, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ये एक मजे का क्वेश्चन है, जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद एक्वस ब्रोमीन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। दिस इज द इक्वेशन वी हैव राइट नाउ। व्हिच एलिमेंट हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड, कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ। सिंपल इज दिस, हम इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं भाई। सल्फर डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 0, एक ऑक्सीजन होता है -2, दो ऑक्सीजन हो गए -2 × 2 4, एंड दिस -2 -4 विल गो ओवर देयर एंड बिकम +4। तो यहाँ सल्फर है +4, ठीक है। ब्रोमीन यहाँ है 0 और हाइड्रोजन +1 है, ऑक्सीजन -2 है। H2SO4 इज इक्वल्स टू 0, हाइड्रोजन होता है +1, दो हाइड्रोजन हो गया +2, सल्फर का हमें निकालना है, ऑक्सीजन होता है -2 × 4 इज इक्वल्स टू -8 इज इक्वल्स टू 0। So -8 will go over there, +8, and it will be -2, it will give you +6 of sulfur over here। सल्फर की आ गई यहाँ पर +6 और ब्रोमीन हो गया -1। So you can see this बच्चों, sulfur is going to be oxidized by increment in the oxidation state। तो भाई increment in oxidation state किस में हुआ, सल्फर में हुआ, तो it definitely going to be oxidized। ऐसी है बच्चों, ऐसी है बच्चों, जी सर। ठीक हो गया। चलें आगे चलते हैं। इन विच कंपाउंड, अगला सवाल क्या पूछते हैं हमसे अगला सवाल पूछते हैं, इन विच कंपाउंड डज द एलिमेंट एक्स हैव द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सवाल मेरे ख्याल से आ सकता है, तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना है। X2O, अब देखें ऑक्सीजन हमेशा -2 होता है, तो इट वुड बी +2 और एक एक्स का चार्ज आ गया आपके पास +1, तो यहाँ x +1 है। X4O, अगर आप बात करें X4O इज इक्वल्स टू 0, तो X4 इज इक्वल्स टू +2 और एक X का क्या आंसर हो गया आपके पास, 2/4 विल गिव यू 1/2, सो इट मस्ट बी 1/2। XO2 is equals to 0, तो each oxygen is -2, so 2 oxygens are -4, so it would be +4। और अगर आप देखें XO4, तो एक ऑक्सीजन -2 होता है और आपके पास 4 ऑक्सीजन होगा -8, तो -8 उधर जाके क्या हो जाएगा आपके पास +8। सो द राइट आंसर फॉर दिस MCQ वुड बी D। इज इट राइट बच्चों? यस सर। ठीक हो गया। उसके बाद वो आपसे पूछता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच चेंज इज द नाइट्रोजन रिड्यूस्ड, इनमें से किसमें नाइट्रोजन रिड्यूस्ड हुआ है। तो सब में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। एक हाइड्रोजन का होता है +1, 3 हाइड्रोजन का हो गया +3 उधर जाएगा तो क्या हो गया आपके पास -3। एक ऑक्सीजन का होता है -2 और जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास +2। एक ना ये हो गया -3 ऑलरेडी, और ये हो गया NO3-। अच्छा भैया NO3- क्या होता है, NO
इज इक्वल्स टू -3 एंड ऑक्सीजन इज एक्चुअली -2, तो उधर जाके +2 हो जाएगा। -3 + 2 विल गिव यू -1, तो इसका मतलब है यहाँ पर ऑक्सीजन नाइट्रोजन -1 है, ये 0 है, ये -3 है, n -3 इसने ऑलरेडी बता दी है, ये 0 है। तो वो पूछ रहा है इन विच चेंज इज द नाइट्रोजन रिड्यूस, तो भाई -3 से 2 ऊपर जा रहा है, -3 से -1 ये भी ऊपर जा रहा है, 0 से -3 ये नीचे जा रहा है। दिस इज डिक्रीमेंट, सो दिस इज द रिडक्शन प्रोसेस। इज इट राइट बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ठीक हो गया। Yes, sir. चलो भाई आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ गए हैं इलेक्ट्रोलिसिस के कुछ क्वेश्चंस, तो लेट्स सी व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस राइट नाउ वी आर गोइंग टू डू। तो बच्चों द डायग्राम शोज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous copper 2 सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर इलेक्ट्रोड यूज करते हुए इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो किसकी? कॉपर सल्फेट की। तो भाई जब कॉपर इलेक्ट्रोड यूज करोगे तो कॉपर इटसेल्फ कुछ ना कुछ मास रखता होगा, और फिर फर्दर कॉपर आके जब डिपॉजिट होगा तो फिर मास इंक्रीज होगा कैथोड का। तो यू नीड टू कीप रिमेंबर कि यहाँ कुछ ना कुछ मास पहले से होना चाहिए, कुछ ना कुछ मास कॉपर का पहले से होना चाहिए, उसके बाद फिर टाइम के हिसाब से ये बढ़ना शुरू होगा। सो दिस इज द राइट आंसर। कैथोड पे कॉपर आके डिपॉजिट होगा तो उससे पहले भी कॉपर का कुछ ना कुछ मास डेफिनेटली होगा, जिसकी वजह से ये डी आंसर राइट आंसर होगा। अगर आपके पास ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड होता और वो आपसे कहता बताएं मास ऑफ कॉपर एट कैथोड वर्सेस टाइम बनाए, तो आप ये ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। और ये होता है एनोड का ग्राफ, ये आपने याद रखना है, और ये भी एनोड का ग्राफ है बट व्हेन यू आर यूजिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स। तो ये चीजें हैं जो कि आपने इसके बारे में याद रखनी है, ठीक है भाई। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कहता है? व्हाट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? भाई इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर मेटल होता है, जब भी हम उसको वायर्स के अंदर यूज करते हैं, ठीक है भाई। सबसे अच्छा कंडक्टर कौन होते हैं? मेटल्स होते हैं, और मेटल्स के अंदर सबसे अच्छे कंडक्टर्स वो होते हैं जिनके पास ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए हम ट्रांजिशन मेटल को ज्यादातर पे और यूज करते हैं एज अ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर। आप सोडियम को यूज भी कर सकते हैं बट उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो हाईली रिएक्टिव होता है, वो आप नॉर्मली एटमॉस्फेयर में रख भी नहीं सकते हैं, तो वो हम यूज नहीं करते। इसीलिए मैग्नीशियम यूज कर सकते हैं, लेकिन वो भी हाईली रिएक्टिव होता है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बेटे किसी का माइक ऑन हुआ है और वो अम्मा की बात सुनाने के चक्कर में हमारे कान उन्होंने बजा दिए बहुत जोर से। Okay, so what is the right answer, बच्चों? Diamond is not a conductor of electricity. Ethanol is not a conductor of electricity. Solid ionic compounds are not electricity conductors. So the right answer would be B, magnesium. Magnesium is a metal and this is the best electricity conductor right now इन चारों में से, ठीक है भाई। ओके, फिर आगे आपके पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपके पास, आपको पता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में 3 चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है। कैथोड पे हमेशा हम वो चीज लगाते हैं जिसको हमें इलेक्ट्रोप्लेट करना होता है, ठीक है, और जिस मेटल से करना होता है वो हम कहाँ लगाते हैं? एनोड पे लगाते हैं। और जिस मेटल से करना होता है उसी का सॉल्ट हम इलेक्ट्रोलाइट में लेते हैं, लेकिन सॉल्युबल सॉल्ट होना चाहिए, सॉल्युबल सॉल्ट होना चाहिए। एंड सॉल्युबिलिटी आपको पता है सॉल्ट्स में आप लोग कर चुके हैं, ठीक है भाई। सो दे आर आस्किंग द apparatus shown is set up to plate steel key with copper. कॉपर से स्टील की को क्या करना है? आपने इलेक्ट्रोप्लेट करना है। तो कॉपर शुड बी एट एनोड, और कॉपर का ही सॉल्ट होना चाहिए, कॉपर ऑक्साइड नहीं होना चाहिए, कॉपर सल्फेट होना चाहिए, कॉपर क्लोराइड होना चाहिए, ठीक है भाई। कॉपर कार्बोनेट नहीं होना चाहिए क्योंकि वो इनसॉल्युबल है, तो सॉल्युबल सॉल्ट होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर। और आपके पास जो की है उसको आपने लगाना है कहां पर? कैथोड पर, क्योंकि कैथोड पर पॉजिटिव आइंस जाते हैं, तो पॉजिटिव आइंस जाएंगे तो मेटल जाके चिपकेगा ना भाई कैथोड पे, तो कैथोड पे की होनी चाहिए। और इसने कहां लगा दी? उल्टी लगा दी, गलत लगा दिया इसने। So you need to keep remember this thing about electroplating only for MCQs, and you will see that कि भाई इसको इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस क्या करने चाहिए? रिवर्स करने चाहिए, क्योंकि कैथोड पे हमेशा स्टील की लगनी चाहिए, या कोई भी वो चीज जो आप इलेक्ट्रोप्लेट कराना चाहते हैं, इट शुड बी एट कैथोड, ठीक है भाई। तो ये बात हो गई यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास आता है, which change are observed during the electrolysis? which change ऑब्जर्व करना है आपने, ऑब्जर्व इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। भाई जब आप कॉपर इलेक्ट्रोड यूज करते हो तो कैथोड पे तो कोई फर्क नहीं आता, कॉपर जाके ही डिपॉजिट होगा, तो कॉपर डिपॉजिट होगा तो पिंक सॉलिड नजर आएगा कैथोड के ऊपर। तो भाई अ पिंक सॉलिड डिपॉजिट एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इज कैथोड, दैट इज द राइट स्टेटमेंट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, सही है भाई। अगर आप कॉपर इलेक्ट्रोड यूज करो, कार्बन इलेक्ट्रोड यूज करो, ग्रेफाइट कार्बन की ही फॉर्म है, वही असल में कार्बन का मतलब ही ग्रेफाइट होता है,
जो हम इलेक्ट्रोलिसिस में बोलते हैं। तो अगर आप ग्रेफाइट लिखा हुआ हो, कार्बन लिखा हुआ हो, चाहे उसमें कॉपर सल्फेट लिखा हुआ हो और चाहे उसमें कॉपर क्लोराइड लिखा हुआ हो इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे, या उसके अंदर फॉर सपोज आपके पास क्या लिखा हो, आपके पास लिखा हो कॉपर इलेक्ट्रोड यूज किए हैं, हर सिचुएशन में आपके पास कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव, वही कैथोड पे जाएगा और कैथोड पे जब वो जाएगा तो आपके पास पिंक सॉलिड डिपॉजिट होगा। तो दिस इज द राइट स्टेटमेंट। सेकेंडली, बबल्स फॉर्म ऑन द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, बबल्स फॉर्म नहीं होंगे क्योंकि आपने कॉपर इलेक्ट्रोड यूज करे हैं, तो कॉपर इलेक्ट्रोड क्या होंगे, कंज्यूम होंगे। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड आप यूज करोगे जब कभी भी अगर इलेक्ट्रोड पे, तो वो कंज्यूम होगा। तो इस वक्त आपने कॉपर इलेक्ट्रोड यूज किया है तो वो कंज्यूम होगा, वहां पर गैस नहीं बनेगी। गैस कब बनेगी, जब आप ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। ठीक है भाई, तो दिस इज नॉट द राइट आंसर। ठीक है, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन डज नॉट चेंज। डेफिनेटली एक जगह से आइंस आ रहे हैं, दूसरी जगह आइंस जा रहे हैं, एक जगह आ रहे हैं दूसरी जगह जा रहे हैं, तो सॉल्यूशन में आइंस की कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम है। दैट मीन्स आपके पास कलर चेंज नहीं होगा सॉल्यूशन का। सो दिस इज द राइट आंसर। सो दैट 1 and 3 statements are the right statements. Is that clear, every one of you? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक हो गया बच्चों, चलो आगे चलते हैं। अ कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। कॉन्सेंट्रेटेड क्या बोल रहा है भाई, कॉन्सेंट्रेटेड, इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्सेंट्रेटेड, और सोडियम क्लोराइड है। सोडियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, सो कैथोड पे आपके पास हाइड्रोजन गैस जाएगी, खत्म हो गई बात। ठीक है ना, हाइड्रोजन इज लीस्ट रिएक्टिव, तो कौन सी गैस जाएगी भाई, हाइड्रोजन। तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस जाएगी, तो या तो ये आंसर हो सकता है या तो ये आंसर हो सकता है। आपके पास ये दोनों आंसर तो नहीं हो सकते, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड है, और कॉन्सेंट्रेटेड ना भी हो, अगर क्लोराइड आपको नजर आ गया, ब्रोमाइड आपको नजर आ गया, आप आंखें बंद करके वही लगा दे। कॉन्सेंट्रेटेड हो चाहे डाइल्यूटेड हो, क्लोरीन ही जाएगा, ब्रोमीन ही जाएगा, तो आप उसको लगा सकते हैं। सो द राइट आंसर वुड बी बच्चों ए। क्लियर हो गया बच्चों? Yes, sir. चलें तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कहता है व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग कार्बन इलेक्ट्रोड, which rock correctly states the product at electrode and the solution। तो अभी हमने किया है भाई, कॉन्सेंट्रेटेड में हाइड्रोजन आपके पास कैथोड पे जाएगी और क्लोरीन आपके पास एनोड पे जाएगी। हमेशा क्लोरीन अगर किसी भी सॉल्ट में आपको नजर आए वही जाएगी एनोड पे। ठीक है, तो एनोड पे क्लोरीन जाएगी, ये आंसर हो सकता है। कैथोड पे हाइड्रोजन जाएगी, ये आंसर हो सकता है। और जो बचा हुआ सॉल्यूशन होगा उसमें सोडियम और हाइड्रोक्साइड रह जाएगा, तो मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। तो द राइट आंसर फॉर दिस वुड बी बी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गए हैं कुछ एमसीक्यूज जो कि पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है, और पीरियोडिक टेबल और आयोनिक बॉन्डिंग भी एक साथ कहीं ना कहीं जुड़ता है। और न्यू सिलेबस में आपने देखा होगा कि ये एक ही सिलेबस में कवर हो रहे हैं दोनों चैप्टर। सो लेट्स सी व्हाट दे आर सेइंग। एन आयोनिक कंपाउंड हैज अ फार्मूला ऑफ X3Y2। भाई क्या फार्मूला है, X3Y2। अगर आप लोगों को पता हो तो हम लोग आइंस के थ्रू जो है आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं, उनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उनकी वैलेंसीज को, और हम कंपाउंड बना लेते हैं। तो इस वक्त हमें उनके चार्जेस चाहिए, हमें क्या चाहिए, चार्जेस चाहिए। तो हम इसको वापस से भेज देंगे अपनी जगह पर। इस 2 को मैं अपनी जगह भेज रहा हूँ, इस 3 को मैं अपनी जगह भेज रहा हूँ। तो इट बिकम लाइक दिस कि x हो गया 2, y हो गया आपके पास 3, एंड वी नो दैट आयोनिक कंपाउंड में हम हमेशा मेटल पहले लिखते हैं, तो इट मस्ट बी 2 प्लस, इट मस्ट बी -3। ठीक है, तो ये 2 प्लस का मतलब ये हुआ, ये कौन से ग्रुप का हुआ, ये ग्रुप 2 का हुआ। 3 माइनस का मतलब ये हुआ कि ग्रुप 5 का हुआ। सो द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू वुड बी सी। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Clear. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. उसके बाद देखिए कितना मजे का क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। डायग्राम शोज द पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। दे आर आस्किंग व्हिच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट प्रोटॉन नंबर एंड व्हिच एलिमेंट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता होना चाहिए प्रोटॉन नंबर हाईएस्ट कैसे होगा। आपको पता है प्रोटॉन नंबर ऐसे इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन दिस वे। ठीक है ना, प्रोटॉन नंबर इस तरह इंक्रीज होता है, तो सबसे ज्यादा प्रोटॉन नंबर इसका होना चाहिए। बट ये हमारे सिलेबस में अब इस वक्त क्वेश्चन में मौजूद नहीं है। क्वेश्चन में सिर्फ 2 चीजें दी हैं, क्लोरीन और कैल्शियम। तो इसका मतलब है कि फिर इसका, लिथियम भी दिया हुआ है, इसका सबसे ज्यादा होना चाहिए क्या, डेफिनेटली प्रोटॉन नंबर। ठीक है, और ग्रुप नंबर्स जो होते हैं, ग्रुप नंबर्स जितने भी होते हैं वो आपको बताते हैं क्या, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, तो ये जो ग्रुप 7 है, ग्रुप 7 का मतलब है इसके आखिरी शेल में होंगे 7 इलेक्ट्रॉन। सो इट मींस इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होंगे। सो अगर आपको पता है प्रोटॉन नंबर वाला, तो इसका मतलब है इन दोनों में से कोई आंसर होना चाहिए। और अगर आपको पता है ग्रुप नंबर वाली बात भी, तो आप बोलेंगे सर दिस इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास दोबारा से आ गया एक और पीरियोडिक टेबल का सवाल, और इसके लिए भी आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन देखी जाएगी। पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज शोन, द लेटर आर नॉट द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट, व्हिच स्टेटमेंट अबाउट द एलिमेंट्स इज करेक्ट। V is more reactive than X। V कहां है भाई, V is more reactive। more reactive है नहीं,
वी नो दैट डाउन द ग्रुप अगर आप जाते हैं ग्रुप 1 में और ग्रुप 2 में या मेटल्स में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है. सो यू कैन से दैट रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन मेटल्स, यानी कि नीचे वाले ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, नीचे वाले यानी कि एक्स ज्यादा रिएक्टिव है वी से, तो इसने लिखा हुआ है वी ज्यादा रिएक्टिव है. सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. W is more reactive than Z. Okay, let me check this one. क्या कहता है आपसे? W is more reactive than Z. इसकी बात कर रहा है. W is more reactive than Z. So इसके लिए आपको याद रखना है रिएक्टिविटी क्या होती है आपके पास? डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप इन ग्रुप 7. ग्रुप 7 में आप जब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी, यानी कि ये लीस्ट आपके पास ये रिएक्टिव होगा और ये वाला आपके पास मोर रिएक्टिव होगा, ऊपर वाला. तो इसका मतलब है W इज मोर रिएक्टिव देन Z. W इज मोर रिएक्टिव देन Z. इसका मतलब ये हुआ कि ये बात सही वो कह रहे हैं. Y इज इन द सेम ग्रुप एज X. Y ग्रुप 2 में, X ग्रुप 1 में, तो ये हो गया गलत. Z हैज अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन W. Z क्योंकि आप नीचे जाते हैं तो इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बढ़ रही होती हैं. तो Z आपके पास जो है ये आपके पास क्या है? फ्लोरीन. ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है. इसका मतलब ये है कि ये लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, गैस है रूम टेम्परेचर पे, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेटली इससे ज्यादा होना चाहिए. तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है. सो द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू वुड बी बी. इसके लिए आपकी बेसिक ट्रेंड्स आपको जो है वो याद होने चाहिए. ठीक है, let's move on towards 18 and this is connected with transition metals. So transition metals के melting boiling point high होता है, density high होती है, they are hard metals, और alkali metals soft होते हैं, melting point कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, और डेंसिटी तो पानी से भी कम होती है भाई. इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं, सिंपल सी बात है, और सारे ही मेटल इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं, हीट कंडक्टर होते हैं, सोनरस होते हैं, मैलेबल होते हैं, शाइनी होते हैं. ये तो सारे मेटल्स होते हैं, चाहे वो ट्रांजिशन हो, चाहे अल्कली हो, चाहे ग्रुप 2 का हो, या कोई सा भी मेटल हो. इवन कि अगर मरकरी भी हो लिक्विड मेटल तो वो भी शाइनी होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होगा. फिर 3 केमिकल प्रॉपर्टी एडिशनल है जो कि आपको बताना चाहिए. कलर कंपाउंड बनाते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, कैटालिस्ट के तौर पे यूज होते हैं. ये 3 केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो कि ट्रांजिशन मेटल्स की हैं. दे आर आस्किंग फॉर व्हिच एलिमेंट डिस्क्राइब इन द टेबल एज अ ट्रांजिशन मेटल. तो भाई नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट 1 अगर होगी तो इसका मतलब ये है कि तो गलत बात हो गई, ट्रांजिशन मेटल नहीं हो सकता. तो इन तीनों में से कोई आंसर हो सकता है. कलर कंपाउंड्स नहीं बनाते, ये गलत बात हो गई, यानी कि इन दोनों में से कोई आंसर होना चाहिए. मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, यानी कि ये आंसर है. डेंसिटी हाई होती है, यानी कि ये आंसर है. तो दिस इज सी ओवर हेयर, जो कि सारी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन मेटल की बता रहा है. इज दैट राइट बच्चों? Yes, Right, sir. sir. राइट सर. ओके, Right, sir. let's move on towards question number 19. Some properties which indicates the difference in elements are listed. ठीक हो गया. Metallic character, number of electron shells की बात कर रहा है ये, number of electron shells की बात कर रहा है. ठीक है, number of protons, total number of electrons. ठीक हो गया भाई. Which 2 properties increase across the period. जब आप ऐसे जाएंगे तो कौन कौन सी आपके पास ये प्रॉपर्टीज बढ़ेंगी? तो भाई आपके पास मेटल्स होते हैं, उसके बाद मेटलॉइड्स आ जाते हैं, उसके बाद आपके पास नॉन मेटल्स आते हैं. तो इसका मतलब है अगर आप अक्रॉस द पीरियड जा रहे हो तो नॉन मेटालिक बिहेवियर आ रहा है, मेटालिक बिहेवियर नहीं आ रहा, नॉन मेटालिक बिहेवियर आ रहा है. तो अक्रॉस द पीरियड ये तो बात तो नहीं बढ़ने वाली, ये तो कम होगी. ठीक है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स, भाई एक ही पीरियड में हमेशा, अगर सेकंड एक पीरियड है तो एक ही इलेक्ट्रॉन शेल होगा, 2 पीरियड्स हैं तो 2 शेल, दूसरा पीरियड है तो 2 शेल्स होंगे, तीसरा पीरियड है तो 3 शेल होंगे. तो हर एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स सेम होते हैं, तो ये भी नहीं बढ़ने वाले. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डेफिनेटली बढ़ेगा, बिकॉज वी नो दैट जब हम जो है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं. सो दिस इज द राइट आंसर. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डेफिनेटली जब प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ने वाले हैं, इवन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे. सो द राइट आंसर वुड बी डी. The third and the fourth trend would be increasing across the period. Right, बच्चों? Yes, sir. Right, sir. Okay, Yes. then nickel is a transition element. Which property does it have? कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ट्रांजिशन मेटल है तो भाई act as a catalyst, right? Conducts electricity when molten, right? It forms colored compounds, right? It has only one oxidation state, no. So the right answer would be A. 1, 2, 3. A would be the right answer. ठीक है बच्चों, क्लियर हो Yes, गया आप sir. सबको? किसी को कोई परेशानी तो पूछ सकता है. No, sir. चलो फिर ठीक है, आगे चलते हैं. ये आ गया हमारे पास एनर्जेटिक्स का क्वेश्चन.
मेरे ख्याल से आपके पास एनर्जेटिक्स की एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पेपर में आई थी, तो ये सवाल वो नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको ये बता दूं। सो लेट्स सी, द डायग्राम शोज एन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर द केमिकल रिएक्शन विद बोथ catalyst and without catalyst, which energy change in the activation energy for the catalyzed reaction। अच्छा देखो, मैंने सिर्फ ये इसलिए डाला है ताकि मैं आपको सारी चीजें बता सकूं। भाई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक का डिस्टेंस होता है एंथैल्पी चेंज, रिएक्टेंट से हाईएस्ट पीक होती है एक्टिवेशन एनर्जी, और रिएक्शन से हाईएस्ट पीक एक्टिवेशन एनर्जी होती है, और अगर आप कैटलिस्ट यूज करोगे तो ये एक्टिवेशन एनर्जी आपके पास कम हो जाएगी, एंड दिस इज नथिंग, ये कुछ नहीं है। और अगर प्रोडक्ट नीचे होती है तो इसका मतलब है रिएक्शन आपके पास एक्सोथर्मिक है। ये चीजें आपको याद रखनी है। सो राइट नाउ द आंसर ऑफ दिस एमसीक्यू वुड बी बी, कैटलाइज्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। राइट बच्चों? Yes, sir. Yes, हाँ जी सर। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि सॉलिड से लिक्विड में अगर आप जाते हैं, तो सॉलिड से लिक्विड में जब आप जाते हैं तो क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में जाते वक्त एनर्जी वो एटमॉस्फेयर की, हाँ एनर्जी जो एटमॉस्फेयर की होती है वो एब्जॉर्ब करके मेल्ट होता है, ठीक है ना, सब्सटेंस जो होता है एब्जॉर्ब करके मेल्ट होता है, तो दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन जो होता है वो रिलीज करता है, तो वो एक्सो होता है। लिक्विड से गैसियस में जाओगे, ये क्या होगा आपके पास, एंडोथर्मिक। बैकवर्ड रिएक्शन आपके पास क्या होता है, एक्सो। ये क्या होगा आपके पास, एंडोथर्मिक। बैकवर्ड रिएक्शन जो होगा आपके पास वो क्या होगा आपके पास, एक्सो। तो ये आपको याद रखने हैं 6 टाइप्स के, मेल्टिंग, ये जो जितने भी फ्रीजिंग वगैरह है वो इस तरह आपने याद रखना है, ठीक है। तो विच फिजिकल चेंज आर बोथ एक्सो, तो बैकवर्ड वाला होगा एक्सो। कौन सा होगा, बैकवर्ड वाला। तो भाई बैकवर्ड वाला एक्सो होगा, तो इसका मतलब गैस से लिक्विड में जा रहे हो, यानी कि कंडेंसेशन हो रही है। कंडेंसेशन आपके पास एक्सो है, एवापोरेशन एक्सो नहीं है। एवापोरेशन एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एवापोरेशन आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है ना। आप सॉलिड मतलब लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हो, फ्रीजिंग कर रहे हो, फ्रीजिंग इज डेफिनेटली व्हाट, आपके पास हो गया फ्रीजिंग। बैकवर्ड जा रहे हो आपके पास एक्सोथर्मिक हो गया, कंडेंसेशन बैकवर्ड जा रहे हो एंडोथर्मिक हो गया, आपको एक्सोथर्मिक हो गया आपके पास। मेल्टिंग, मेल्टिंग इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है भाई। सो द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू वुड बी सी। ऑलराइट बच्चों? Yes, sir, clear. यस सर। ठीक है, अब ये एक कैलकुलेशन वाला सवाल भी मैं आपको Yes, दिखा sir. देता हूँ। आमतौर पे कैलकुलेशन वाला सवाल जो है आप लोग ये देख के घबरा जाते हैं, यार कैलकुलेशन में कैसे करूंगा, मैंने तो की ही नहीं कभी जिंदगी में। तो बड़ा सिंपल है, देखो, द एनर्जी डायग्राम रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन कैरीड आउट बोथ विद कैटलिस्ट एंड विदाउट कैटलिस्ट। दे आर आस्किंग व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज ऑफ कैटलाइज्ड रिएक्शन। कितना वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। कैटलिस्ट और जो है आपकी बात कर दी है, अनकैटलाइज्ड रिएक्शन की बात कर दी है, और कैटलिस्ट की बात कर दी है। आप फौरन से सोचोगे यार रिएक्शन से लेकर यहाँ तक की बात कर रहा है वो, कैटलिस्ट की और अनकैटलाइज्ड रिएक्शन की, ठीक है ना। कैटलाइज रिएक्शन की बात होगी तो आप हमेशा पहली फुर्सत में ये देखोगे, बट यू नीड टू कीप रिमेंबर बच्चों, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ कैटलाइज रिएक्शन। लेकिन एंथैल्पी तो चेंज नहीं होती। कैटलिस्ट डालने से आपके सिर्फ स्पीड ऑफ रिएक्शन पर फर्क आता है, और किसी चीज पर फर्क नहीं आता। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम रिमेन सेम, कलर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन सेम, यील्ड ऑफ द रिएक्शन रिमेन सेम, एंथैल्पी चेंज रिमेन सेम, सब चीजें सेम रहती हैं, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। तो वो आपसे एंथैल्पी चेंज पूछ रहा है भाई, और कैटलाइज लफ्ज उसने इसलिए यूज किया ताकि वो आपको परेशान कर सके। सो व्हाट इज एंथैल्पी चेंज, इट इज ऑलवेज द डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, एंड दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, प्रोडक्ट नीचे है तो इट मस्ट बी नेगेटिव। 100 में से 50 गए, कितने बचे आपके पास, 50। सो द राइट आंसर वुड बी बी। इज दैट क्लियर एवरी वन ऑफ यू? yes, sir. Yes, sir, clear. देखो Yes, इस तरह sir. वो एमसीक्यूज में आपको तंग करने की कोशिश करता है, ठीक है भाई। मैंने आपको समझा दिया है, ठीक तो है। बाकी आपका बस आपने जहन रखना है, आपने इस एमसीक्यूज के करते वक्त इस बात को जहन में रखना है कि भाई वो तंग कर सकता है मुझे। तो अगर कोई चीज बहुत आसान लग रही हो ना, तो उसको एक बार और देख लेना जरा, यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं गलत समझ रहा हूँ इस बात को, जो मुझसे पूछना चाह रहा हूँ वो समझ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। चले नेक्स्ट चलते हैं जी बेटे। सर ये ऊपर वाला एक बार जरा फिर समझा दें, ये वाला ये कैलकुलेशन वाला। कैलकुलेशन वाला बड़ा आसान है ना। देखो आपके पास इंथैल्पी चेंज पूछ रहा है वो आपसे, क्या पूछ रहा है आपसे वो, इंथैल्पी चेंज। इंथैल्पी चेंज क्या होता है, इंथैल्पी चेंज इज ऑलवेज द डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो इंथैल्पी चेंज होता है। तो दिस इज द डिफरेंस। देखें ये आपके पास प्रोडक्ट है, ये आपके पास रिएक्टेंट है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, दिस इज ऑलवेज व्हाट, इंथैल्पी चेंज। देखो रिएक्टेंट की आपके पास एनर्जी कितनी है, 100, प्रोडक्ट की कितनी है, 50। तो 100 में से 50 गया, कितना बचा, 50 बचा। और क्योंकि प्रोडक्ट नीचे है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के जो एंथैल्पी चेंज होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। ओके सर, क्लियर।
बिल्कुल बताता हूँ फरवा, 1 मिनट रुको जरा, मैं पेपर से पहले आपको ये बातें बताऊंगा सारी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। मैं आपको बताऊंगा कि आपने एमसीक्यूज पेपर किस तरह करना है, आप अपना किस तरह टाइम सेव कर सकते हो। विच ऑफ दीज प्रोसेसेस आर बोथ एंडोथर्मिक, भाई कौन से प्रोसेसेस आपके पास एंडोथर्मिक हो सकते हैं? तो भाई कंबस्शन तो नहीं हो सकता, कंबस्शन तो बर्निंग है, बर्निंग होगी तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो खाना बनेगा ना, तो कंबस्शन तो एक्सोथर्मिक है, ये तो नहीं हो सकता। रही बात किसकी, फोटोसिंथेसिस की और फर्मेंटेशन की, क्रैकिंग की, तो बताएं इनमें से राइट आंसर क्या होगा बच्चों, जल्दी से क्या आंसर होगा इसका? डी आंसर होगा या सी आंसर होगा? डी सर। डी होगा सर। सी आंसर होगा या डी आंसर होगा, कौन बताएगा? सी सर। सर डी। यार इसका आंसर होगा सी। क्या आंसर होगा इसका? सी क्यों भाई? क्रैकिंग आपके पास, cracking is one of the process which is known as thermal decomposition, and thermal decomposition is one of the example of endothermic reaction। जब कभी भी आप किसी चीज को हीटिंग से तोड़ते हो ना, this is thermal decomposition, और thermal decomposition is the example of endothermic reaction। ठीक हो गया भाई? ओके सर। चलें आगे चलते हैं। ये सवाल मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने यहाँ डाला है ताकि आपको ये बात समझा सकूं कि वो कितना आपको तंग करने की कोशिश कर सकता है। जरा देखिए, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट्स अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, दिस इज गिवन टू यू। द एंथैल्पी चेंज for the reaction is plus 66 if 2 moles of nitrogen and 2 moles of oxygen are used, what will be the enthalpy change? बड़ा मजे का सवाल है, जरा देखिए, जरा गौर से देखिएगा क्या कह रहा है भाई। अगर आपके पास 2 मोल नाइट्रोजन के हों और 2 ही मोल ऑक्सीजन के हों तो एंथैल्पी चेंज कितना होगा? ठीक है, जरा गौर से देखो, इक्वेशन में लिखा हुआ है अगर नाइट्रोजन 1 मोल होता है तो वो ऑक्सीजन के 2 मोल के साथ मिलता है, ऐसी है बच्चों? जी सर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर नाइट्रोजन का 1 मोल है तो वो ऑक्सीजन के 2 मोल के साथ मिलेगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी बच्चों? प्लस 66, ऐसी है ना? यस सर। तो अगर आप नाइट्रोजन को 2 करना चाहते हो, अगर आप नाइट्रोजन को डबल करना चाहते हो तो ऑक्सीजन कितनी करना पड़ेगी आपको? 4 मोल। 4, इट शुड बी 4। कितनी होनी चाहिए? 4। 4। अगर 2 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल हैं तो कंप्लीट रिएक्शन के लिए आपके पास ऑक्सीजन 4 होनी चाहिए, लेकिन उसने किया क्या? उसने नाइट्रोजन तो 2 कर दिया लेकिन ऑक्सीजन अभी भी 2 ही है, तो व्हाट वुड बी द एंथैल्पी चेंज? सेम रहेगा, इट वुड बी 66, उसमें चेंज ही नहीं आएगा क्योंकि आपने ऑक्सीजन तो बढ़ा ही नहीं, तो रिएक्शन किसके साथ करेगा? नाइट्रोजन। आपने एडिशनल डाल तो दिया नाइट्रोजन वहां पर, लेकिन जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो नाइट्रोजन रिएक्शन किसके साथ करेगा? जब रिएक्शन ही नहीं होगा तो एंथैल्पी चेंज या एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब जो होगी वो कैसे बढ़ेगी या कम होगी? इज इट राइट एवरीवन ऑफ यू? यस सर। शाबाश। चलें, 26 बहुत Yes, इंपॉर्टेंट sir. लगता है मुझे। 26 मुझे ऐसा लगता है कि ये पेपर में पूछ सकता है आपसे, क्योंकि ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन और बहुत सिंपल सी बात है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द एक्टिवेशन एनर्जी एंड ऑन द एंथैल्पी चेंज? बच्चों अभी बताया मैंने, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करता है और किसी चीज पे कोई असर नहीं डालता। कौन? कैटलिस्ट। किसी चीज पर कोई असर नहीं होता, तो भाई कैटलिस्ट क्या करेगा? एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा एंड देयर वुड बी नो चेंज ऑन एंथैल्पी चेंज। इज दैट राइट बच्चों? Yes, sir. यस सर। ये Yes, सवाल sir. आपके पेपर 2 में आ चुका है, पेपर 4 में आपके आ चुका है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैं क्योंकि आपको सिखाना चाहता हूं, इस तरह के एमसीक्यूज भी वो पूछ सकता है, ये न्यू एडिशन है तो आपने उसके लिए रेडी रहना है। जरा देख लेते हैं भाई सवाल क्या है। द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन between hydrogen and chlorine is shown. This is the equation you have. The reaction is exothermic. The bond energies are shown in the table, right? What is the energy change for this reaction? क्या energy change होगा? So बड़ा सिंपल है भाई, हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी कितनी है आप देख सकते हैं 436, तो 436 प्लस क्लोरीन की कितनी है आपके पास 240। तो भाई जरा देखिए बच्चों कितनी एनर्जी आपके पास रिलीज हो रही है। इट वुड बी 6 इतनी हो रही है बच्चों, इतनी एनर्जी आपके पास एब्जॉर्ब होगी सारे बॉन्ड्स तोड़ने के लिए, राइट? जी सर। उसके बाद अगर आप HCl की बात करें तो देखें H और Cl का बॉन्ड है 430, क्योंकि आपके पास 2 मॉलिक्यूल है तो इट मस्ट बी इनटू 2, तो ये हो जाएगा 430 इनटू 2, इट वुड बी 860। ये एनर्जी आपके पास रिलीज होगी। वी नो दैट। हम किस तरह निकालते हैं एंथैल्पी चेंज? भाई एंथैल्पी चेंज निकालने के लिए हमें करना पड़ता है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो अगर आप ऐसे लिखते हैं तो भी चलेगा, और अगर आप इसको दोनों को प्लस कंसीडर करते हैं और उसके बाद भी फिर ये खुद ब खुद बन जाएगी, क्योंकि फॉर्मूले में मैंने माइनस लगा दिया है। सो व्हाट इज द राइट आंसर बच्चों? अगर आप 860 में से 676 माइनस करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा? 4। ये हो जाएगा 15 माइनस 7, इट वुड बी 8, 184।
negative. So the right answer would be B. All right, every one of you. Yes, sir. Clear. Yes, sir. और ये लास्ट क्वेश्चन भी मैंने इसलिए डाला क्योंकि इसमें भी मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। बेटा एसवा इसलिए मल्टीप्लाई कराया बिकॉज वी हैव 2 मॉलिक्यूल्स। अगर आप देखें HCl के 2 मॉलिक्यूल हैं, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कराया। ठीक है। अच्छा देखिए, ये रिएक्शन में मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ, जो गलती बच्चे आमतौर पे करते हैं वो मैं आप लोगों से नहीं करवाना चाहता हूँ। जरा देखिए, द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन टू फॉर्म गैसियस हाइड्रोजन क्लोराइड इज एक्सोथर्मिक, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ये है कि जो बॉन्ड बने होंगे उन बॉन्ड्स के बनने की वजह से एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई होगी, दैट्स इट। ठीक है ना। इसमें कभी भी नंबर ऑफ बॉन्ड्स की बात आप नहीं करेंगे। नंबर ऑफ बॉन्ड्स दोनों तरफ बराबर भी हो सकते हैं। अगर आप ऊपर वाले रिएक्शन को देखें तो देखें यहाँ पर एक बॉन्ड है H2H का, एक बॉन्ड है Cl2Cl का। कितने बॉन्ड है टोटल? 2। और अगर आप यहाँ देखें तो HCl का एक बॉन्ड है, यानी कि 2 HCl के 2 बॉन्ड होगा। तो भाई नंबर ऑफ बॉन्ड दोनों तरफ बराबर है, 2 बॉन्ड इधर है, 2 बॉन्ड इधर है, बट स्टिल द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है या कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है, तो उस एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक रिएक्शन का नंबर ऑफ बॉन्ड से कोई ताल्लुक नहीं है भाई। ताल्लुक किस चीज से है? एनर्जी रिलीज से या एनर्जी एब्जॉर्ब से। तो भाई कभी कभार ऐसा होता है कि बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, कभी कभार ऐसा होता है बॉन्ड एनर्जी कम होती है। तो अगर ज्यादा एब्जॉर्ब हो गई तो एंडोथर्मिक, ज्यादा रिलीज हो गई तो एक्सोथर्मिक। तो ये आपने याद रखना है। तो जरा देखिए क्या कह रहा है भाई, द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशन इज ग्रेटर देन द टोटल एनर्जी ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक, तो बॉन्ड फॉर्मेशन की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। द टोटल एनर्जी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज ग्रेटर। सो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज द राइट आंसर। अगर बोलें टोटल एनर्जी ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंडोथर्मिक होता है, तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए अगर ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी तो वो एंडोथर्मिक हो जाएगा। द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर फॉल्स, रिएक्शन में अगर टेम्परेचर फॉल होता है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर रिमेन अनचेंज, जब चेंज ही नहीं हो रहा तो क्या एक्सो क्या एंडो। इज दैट क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Clear. चलें, तो फिर आपके पास आ गया है रेट ऑफ रिएक्शन के कुछ क्वेश्चंस, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडेस क्लास। और आपके पास क्या सवाल है भाई? सवाल ये है कि द डायग्राम शोज द apparatus used to measure the rate of reaction between calcium carbonate and dilute hydrochloric acid. The mass of the flask content is measured in the regular interval. बस ये आपने याद रखना है बच्चों कि जब कभी भी मास कम होता है, जब कभी भी मास वर्सेस टाइम का ग्राफ बनता है, इट ऑलवेज लाइक दिस, ये हमेशा ऐसा होता है। मास वर्सेस टाइम, मास डिक्रीज, जब मास डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम ग्राफ बनाएंगे वो हमेशा ऐसी होगा। और उसके अलावा ऐसा कोई भी ग्राफ यहाँ नहीं है जो कि हमारा दूसरे वाले रिलेशन को कंप्लीट करता हो। और दूसरा वाला क्या है? अगर आपके पास क्या हो, वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम की अगर आप बात करें तो वो ग्राफ होता है ऐसे ऐसे। सही है भाई? तो ये आपने याद रखना है। ये बहुत गंदा बनाया है, मैं इसको सही करके बना देता हूँ भाई। ये ऐसे होता है, सही है भाई, इंक्रीज। सो ये आ गया, बल्कि ऐसा होता है, सामने बना भाई। ये ग्राफ भी मैंने इसलिए डाला ताकि मैं आपको फैक्टर्स का बता सकूं बच्चों। देखें सवाल क्या लिखा हुआ है आपके पास, इन द ग्राफ कर्व 1 ऑब्टेन बाय ऑब्जर्विंग द डिकम्पोजिशन ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन कैटालाइज्ड बाय मैग्नीज ऑक्साइड। ठीक हो गया भाई। व्हिच ऑल्टरेशन टू द ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट कंडीशन वुड प्रोड्यूस कर्व 2। देखिए बस एक चीज याद रखनी है आपने, जिंदगी में या पूरी केमिस्ट्री में कभी भी प्रोडक्ट बढ़ती हुई नजर आए, प्रोडक्ट बढ़ गई, ठीक है ना। दिस इज वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म, पहले इतना था अब इतना हो गया, यानी कि प्रोडक्ट बढ़ गई। तो प्रोडक्ट कैसे बढ़ी होगी भाई? रिएक्टेंट डाला होगा। रिएक्टेंट डालने की वजह से प्रोडक्ट बढ़ सकती है और किसी वजह से प्रोडक्ट नहीं बढ़ सकती। तो राइट आंसर वुड बी एडिंग सम मोर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, या एडिंग मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, या एडिंग मोर वॉल्यूम ऑफ द सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है भाई। टेम्परेचर लो करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन लो हो जाएगा। ये रेट ऑफ रिएक्शन आप देखें लो होता हुआ आपको नजर आ रहा है, बट प्रोडक्ट ज्यादा नहीं बनेगी। टेम्परेचर अगर आप कम करते हैं तो ये यहाँ तक अगर होता तो दैट वुड बी फाइन, लेकिन क्योंकि प्रोडक्ट बढ़ गई है, टेम्परेचर तो कम हुआ है, ठीक है, समझ में आता है, बात आधी तो सही है, लेकिन प्रोडक्ट कैसे बढ़ गई? प्रोडक्ट अगर बड़ी है तो डेफिनेटली आपके पास टेम्परेचर का फैक्टर नहीं होगा। अगर आप कोई और सा कैटालिस्ट भी यूज करेंगे तो भी, ज्यादा यूज करेंगे तो भी प्रोडक्ट पे कोई असर नहीं आएगा कैटालिस्ट का। डिफरेंट कैटालिस्ट यूज करते हैं, या आप छोटा साइज यूज करें या बड़ा साइज यूज करें या कोई और कैटालिस्ट यूज करें, कैटालिस्ट यूज करने से स्पीड बढ़ जाएगी बट प्रोडक्ट पे कोई असर नहीं आएगा। तो प्रोडक्ट पे असर आने का तरीका सिर्फ एक है, और वो क्या है आपके पास? आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें रिएक्टेंट की, और वो रिएक्टेंट कौन सा होना सर चाहिए? ये लिमिटेड। टेम्परेचर वाली बात वो मुझे समझ नहीं आई कि मतलब टेम्परेचर से क्या होता है?
बेटा अगर टेम्परेचर प्रेशर कोई भी चीज आप कम करेंगे ना तो वो टाइम सेव कर लेगा। जैसे ये ग्राफ है, ठीक है ना, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रिएक्शन वुड बी लाइक दिस। देखें थोड़ा सा रिएक्शन आपके पास स्टीपर हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट पे असर नहीं आएगा, प्रोडक्ट विल रिमेन सेम। तो ये इसका मतलब है आपने टेम्परेचर चेंज किया है। और अगर आप टेम्परेचर कम कर देते तो ग्राफ थोड़ा सा ऐसे जाता, बट प्रोडक्ट स्टिल रिमेन सेम। प्रोडक्ट चेंज नहीं होती, प्रोडक्ट पे कोई असर नहीं है। टेम्परेचर बढ़ाने से प्रोडक्ट कैसे बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाने और सर कम करने से प्रेशर टेम्परेचर कैसे कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम करने से प्रोडक्ट कम नहीं हो सकती, प्रोडक्ट सेम रहेगी, बस स्पीड पे फर्क आएगा। ठीक है। और सर मतलब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे प्रेशर हो, मतलब अगर प्रेशर प्रेशर होता है यहाँ पे। प्रेशर जो है आपके पास सिर्फ गैसेस पे लगता है, बट ये लिक्विड है तो इसके ऊपर प्रेशर लग नहीं सकता। नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ राइट नाउ ओवर है। ओके सर, अगर गॉट रिएक्टेंट इट। गैस होगा तो प्रेशर अप्लाई हो सकता है, और फिर भी यही सिचुएशन होगी, प्रेशर बढ़ाओगे तो ब्लू वाला, प्रेशर कम करोगे तो रेड वाला। सही है। ओके सर। चलें भाई, ये सवाल मैंने आपके लिए डाला ताकि आप यहाँ पर कुछ सीख सकें। क्या चीज है भाई, कॉपर कार्बोनेट पाउडर को हमने हीट किया, द लॉस इन मास वाज प्लॉटेड अगेंस्ट द टाइम एज शोन। दे आर आस्किंग ड्यूरिंग व्हिच टाइम इंटरवल द रिएक्शन इज फास्टेस्ट। तो भाई सबसे ज्यादा फास्टेस्ट किसमें है, आप देख सकते हैं शुरू के 2 मिनट में हमेशा रिएक्शन जो है फास्टर होता है आमतौर पर। और यहाँ देख सकते हैं आप सबसे ज्यादा चेंज शुरू के 2 मिनट में ही आ रहा है। तो द स्टार्टिंग चेंज वुड बी द फास्टेस्ट रेट ऑफ रिएक्शन। राइट बच्चों। चलें, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर, रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड, बहुत जबरदस्त। इन एक्सपेरिमेंट नंबर 1 excess finely powdered marble chips are added to 20 centimeter cube of dilute hydrochloric acid, and in experiment number 2 carried out under the same conditions, सब कुछ सेम है, टेम्परेचर प्रेशर सब सेम है, and excess marble chips are added। अब इस बार हमने मार्बल चिप्स ऐड कर दी हैं, और बाकी सब कुछ सेम है, आप देख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन वगैरह सब कुछ सेम है। द टोटल वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन ऑफ डिटरमाइन एट डिफरेंट प्रोसेस। ठीक है भाई, सब कुछ सेम है, आप देख सकते हैं कुछ भी चेंज नहीं किया है। ऊपर देख लें, ऊपर भी एक्सेस फाइनली पाउडर यूज किया है 20 सेंटीमीटर क्यूब में, यहाँ पर आपने बस मार्बल चिप्स यूज किए हैं 20 सेंटीमीटर क्यूब में। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास ये वाला एक्सपेरिमेंट 1 या 2 हो सकते हैं दोनों, ये तो नहीं हो सकता। सही है भाई, क्योंकि ये तभी होगा जब आप कॉन्सेंट्रेशन हाफ करें। अगर आप 20 सेंटीमीटर क्यूब की जगह आप 10 सेंटीमीटर क्यूब ले लेते तो फिर ये हाफ हो जाता है इसकी प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट तो कम हो ही नहीं सकती ना, दोनों के अंदर सेम कॉन्सेंट्रेशन है, सेम वॉल्यूम है, और एक्सेस ही मार्बल चिप्स हैं, तो रिएक्शन में प्रोडक्ट जो भी बनेगी वो सेम ही होगी। ठीक है, तो आपसे क्या कह रहा है, बोला विच पेयर ऑफ कर्व्स ऑब्टेन इन द 2 एक्सपेरिमेंट्स। तो भाई ये तो 2 एक्सपेरिमेंट होगा, 1 या 2। अब मसला ये है कि जिसके अंदर आपने मार्बल चिप्स यूज किए हैं, जिसके अंदर आपने मार्बल चिप्स यूज किए हैं, बड़ा साइज यूज किया है, वो रिएक्शन स्लोवर होगा। तो दिस शुड बी मार्बल चिप्स। ये वाला जो है आपके पास मार्बल चिप्स का हो गया, यानी कि ये हो गया एक्सपेरिमेंट 2, और ये हो गया आपके पास एक्सपेरिमेंट नंबर 1। सो एक्स वुड बी एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड वाई वुड बी एक्सपेरिमेंट नंबर 2। इज दैट क्लियर एवरी वन ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. यस। चलें, अब ये एक और सवाल है। ये सवाल क्या कहता है आपसे जरा देखिए, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाज रिएक्टेड विद मैग्नीशियम रिबन एंड द वैल्यू volume of the hydrogen gas evolved was measured for 80 second. What was the average पूछ रहा है, एवरेज रेट पूछ रहा है। एवरेज रेट का मतलब होता है कि टोटल वॉल्यूम जो आपके पास बना विद रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम आप निकाल लें। सो इट वुड बी समवेयर 32 बन रहा है, 32 ओवर 80 विल गिव यू 0.4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड तकरीबन आपके पास बना। दिस इज एवरेज, तो दिस इज द राइट आंसर। ओवरऑल एवरेज, पूरा टाइम, पूरा सब कुछ डिवाइड करा दिया एक साथ। ठीक है, फिर ये सवाल आपके पास आ गया, ये भी बड़ा मजे का सवाल है भाई। ये सवाल क्या कहता है आपसे, कैल्शियम कार्बोनेट was reacted with excess dilute hydrochloric acid at room temperature. This is the reaction. Okay, 2 experiment were carried out. Experiment number 1, experiment number 2. एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के अंदर आप क्या कर रहे हैं जरा देखें, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट यूज किया है और यहाँ 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट यूज किया है। जरा गौर कीजिएगा, एक्सेस में क्या चीज है, एक्सेस में आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक्सेस में आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो भाई ये लिमिटेड हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास क्या हुआ, लिमिटेड। तो लिमिटेड की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करोगे तो डेफिनेटली प्रोडक्ट पे फर्क आएगा। ठीक है, और यहाँ पर लार्ज लम्स हैं, यहाँ फाइनली पाउडर है। ठीक है भाई, तो लार्ज लम्स जो होते हैं, लार्ज लम्स का स्लो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, स्लो रेट होता है, और पाउडर का आपके पास फास्ट रेट होता है, फास्ट रेट होता है। ये 100 ग्राम्स है तो इट वुड बी मोर प्रोडक्ट, एंड ये 50 है तो ये इसका हाफ प्रोडक्ट क्रिएट करेगा। तो भाई एक्सपेरिमेंट नंबर 1 ये आंसर तो कभी भी नहीं हो सकता, प्रोडक्ट सेम है। ठीक है ना, ये आंसर कभी भी नहीं हो सकता है, और ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है, हाफ से ज्यादा डिफरेंस है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर या तो ए हो सकता है या तो डी हो सकता है।
लेकिन ए के अंदर अगर आप देखें रेट ऑफ रिएक्शन दोनों का सेम है तो ये आंसर भी नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा आपके पास? डी होगा। आप देख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के अंदर प्रोडक्ट ज्यादा है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के अंदर एग्जैक्टली हाफ है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जो है उसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर है, आप देख सकते हैं इट इज हैविंग लेस टाइम एज कंपेयर टू दिस वन। तो इसका मतलब ये हुआ दिस इज द करेक्ट आंसर। इज दैट राइट बच्चों? Right, sir. Yes. Okay, and the last MCQ of today's class is here, and they are saying a student follow the rate of reaction between marble chips, calcium carbonate with dilute hydrochloric acid. This is the equation. Which diagram shows apparatus that with a stopwatch is suitable? Suitable जरूरी नहीं है, एग्जैक्ट बात नहीं कर रहा। लॉसेस हो सकते हैं, किसी भी तरह के कुछ भी नुकसान हो सकता है, बस होना चाहिए, मतलब इससे हो सकता है, फॉर सपोज इससे प्रोसेस हो सकता है, चाहे इनएक्यूरेटी क्यों ना हो, एक्यूरेसी की बात नहीं कर रहे, वो हो सकता है, ये वो पूछ रहा है खाली। अब आप देखें, अगर आपके पास एक प्रॉपर सेटअप है किसी चीज को, गैस को कलेक्ट कर उसको मेजर करने का, आप देखें यहाँ पर कलेक्ट हो सकती है, मेजर भी हो सकती है, ये मेजरिंग सिलेंडर पे आपने वहां मार्किंग हुई हुई है तो मेजर भी हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पर आपने इसको क्लोज भी किया हुआ है, तो कहीं स्केप भी नहीं होगी, जो भी गैस होगी वो सारी की सारी यहीं जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि दिस apparatus इज suitable फॉर दिस प्रोसेस। साथ साथ अगर गैस कलेक्ट करके मेजर नहीं कर सकते रेट ऑफ रिएक्शन, तो एटलीस्ट आप लॉस ऑफ मास के जरिए कर सकते हो। तो अगर मास लॉस हो रहा है, अगर देखें यहाँ पर ये यहाँ से गैस लॉस हो सकती है, तो गैस को लॉस होने दें, लेकिन उसके लिए एटलीस्ट मास मेजरमेंट मशीन तो होनी चाहिए ना। तो यहाँ मास मेजरमेंट मशीन भी है, सो दिस कैन ऑल्सो बी यूज फॉर रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेशन, बट ये वाला नहीं हो सकता। अब आप देखें यहाँ से गैस निकल रही है, तो जब यहाँ से गैस निकल रही है तो एटलीस्ट नीचे मास मेजरमेंट मशीन होनी चाहिए, तो जो मास मेजर कर ले, लॉस ऑफ मास मेजर कर ले। अगर लॉस ऑफ मास मेजर नहीं कर सकते तो ये क्लोज होना चाहिए, तो ऊपर कोई ऐसी चीज लगी भी होनी चाहिए जिससे आप गैस मेजर करते, गैस सिरिंज लगा देते, या गैस को कलेक्ट करने के लिए कोई भी ऐसी चीज लगा देते जिससे आप जो है क्या चेक कर सकते। बट यहाँ पर तो लॉस हो जाएगी, तो आप रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे? क्या सिर्फ टाइम नोट करोगे? तो इट मींस दिस इज द रॉन्ग apparatus. So the 1 and 2 are suitable for the checking of rate of reaction. Otherwise, the third one is not suitable apparatus. Is that right, every one of you? Yes, sir. Right, sir. Yes, sir. Any problem? Anything that you want to ask? No, sir. नहीं, नो सर। चलिए, तो फिर आप हम पूछ लेते हैं आप लोगों से सवाल, कि अगर आप में से किसी का भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आई एम हियर टू आंसर यू। ओके, द टाइम इज ओवर फॉर दिस वर्कशॉप। ये वाली वर्कशॉप के जो एमसीक्यूज हैं वो खत्म हो चुके हैं, तो अब डिपेंड करता है आपके ऊपर, जो आप सवाल पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। ओके, आई एम रेडी, आई एम लिसनिंग यू। आस्क क्वेश्चंस बच्चों। जी बच्चे पूछे सवाल। 8वां एमसीक्यू सर 34 एक्सप्लेन कर दें। 34 हेलो, यस, व्हाट विल बी आवर इन द नेक्स्ट क्लास? भाई नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं इंशाल्लाह रिवर्सिबल रिएक्शन, एयर एंड पॉल्यूशन और साथ साथ ऑर्गेनिक। क्लास खत्म हो गई बेटे मोहम्मद। अच्छा देखो बेटा, किरण ये एमसीक्यू आप देख सकते हो, वो आपसे बोल रहा है 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट एंड 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। ऊपर उसने बता दिया एक्सेस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सेस है तो कैल्शियम कार्बोनेट लिमिटेड है, और जब लिमिटेड कम करेंगे तो रिएक्शन डेफिनेटली आपके पास क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, प्रोडक्ट आपके पास आधी हो जाएगी। तो 50 ग्राम वाले की प्रोडक्ट आधी होगी, 100 वाले की उसकी डबल होगी, ठीक है ना। तो ये 1A में और D में आपको नजर आ रहा है खाली है, ठीक है भाई बच्चों? यस सर। ठीक है, Yes, तो sir. उसके बाद Yes. आपके पास आप यहाँ देख सकते हैं कि फास्टर रिएक्शन जो है आपके पास एक्सपेरिमेंट हुआ है, क्योंकि आपने वहाँ फाइन पाउडर यूज किया है और लार्ज लम्स आपने 1 में यूज करें, तो लार्ज लम्ब वाला स्लो रिएक्शन होगा, तो इस वजह से डी आंसर है। किरण आप देखें डी के अंदर टाइम ज्यादा टेकिंग है, ठीक है भाई।